फरीदा को दिल का मसला था और इसकी एक माजूर बेटी जिसकी फिक्र इसे सताए जा रही थी। एक दिन बेटी का रिश्ता आया तो फरीदा ने चटपट निकाह कर दिया। शादी के बाद रिमशा के ससुराल वाले इसे भीख मंगवाने लगे और कुछ पैसे फरीदा को भी भेज देते ताकि इसे लगे इसकी बेटी खुशहाल है। एक दिन हमसाई ने कहा, तुम्हारी बेटी मर जाएगी, इसे जाकर बचा लो। फरीदा भागती हुई ससुराल गई, सामने बेटी की लाश पड़ी थी। जब फरीदा ने कपड़ा हटाया तो इसकी जोरदार चीख से मोहल्ला इकट्ठा हो गया और वो सुबह सवेरे ही घर से सरकारी अस्पताल के लिए निकल आई थी। 2 घंटे से लगातार कतार में खड़ी थी ताकि अपनी बारी आने पर डॉक्टर से दवा ले सके। बार बार वापस मुड़कर फरीदा अपनी बेटी को भी देख रही थी, जो इसे कुछ दूर कितारों के साथ अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो इसे वहां पर देखकर एक गहरी सांस खारिज करती और एक बार फिर कितार की जानिब देखने लगती। इससे आगे भी 15 खवातीन और रहती थीं। खड़े होकर तो अब इसे चक्कर से आने लगे थे। दिल में चुभन तो बढ़ती ही चली जा रही थी। अब तो इसका सांस फूलने लगा था। प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क हो रहा था। एक तो लोगों का शोर और ये धक्कम पील इसकी सांस मजीद फुला रही थी। इसने वापस पलटकर एक नजर देखा तो इसकी बेटी इससे कोसों दूर थी। इसके पास ही पानी की बोतल मौजूद थी, मगर वो अपनी बेटी से पानी कैसे मांगती? वो तो टांगों से ही माजूर थी और इतने रश में व्हील चेयर चलाकर यहाँ तक कैसे पहुंचती? न जाने नंबर आने में कितनी देर थी। वो गर्मी की शिद्दत और दिल में उठती दर्द की टीसें अब इससे मजीद खड़ा होना महाल हो रहा था। जैसे तैसे करके इसका नंबर आया और वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई। डॉक्टर के पास गई तो उसने सरसरी सा चेकअप करने के बाद वो दवाइयां लिख दी जो कि अस्पताल से मिलती ही ना थीं। जब इसने अस्पताल के स्टोर पर पर्ची दिखाई तो कहा गया, ये दवा अस्पताल में मौजूद ही नहीं है, आप बाहर स्टोर से जाकर ले लें। फरीदा ने गहरी सांस खारिज की और सीने पर हाथ मसलती हुई बेटी की व्हील चेयर लेकर अस्पताल से बाहर निकल आई। इसने अपने बटुए में झांक कर देखा तो वहां पर सिर्फ 500 रुपए ही मौजूद थे, जो कि आने और जाने के किराए के लिए वो लेकर आई थी। इसने वो 500 रुपए निकाले और बच्ची को क्लिनिक के पास ही बाहर खड़ा कर दिया। क्योंकि आगे सीढ़ियां थीं, इसने बच्ची को वहीं छोड़ा और खास ताकीद की कि घबराना मत, मैं बस दवाई लेकर आ रही हूँ। किंजा ने भी हाँ में सर हिला दिया। फरीदा ने जब दवाइयों की पर्ची दिखाई तो बताया गया, ये सारी दवाइयां तो 3,000 रुपए की बनती हैं। फरीदा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इसके बटुए में तो बामुश्किल 500 रुपए ही थे। तभी याद आया कि घर में आटा भी खत्म हो चुका है। अगर इसने इन पैसों से कुछ दवाइयां ले भी ली तो किंजा क्या खाएगी? इसने फौरन स्टोर पर मौजूद लड़के से कहा, बेटा कोई सस्ती सी दिल की दर्द की दवा दे दो। इसने एक सस्ती सी गोलियों का पत्ता लिया और बाकी दवा यूं ही छोड़कर बाहर निकल आई। किंजा ने जब माँ को खाली हाथ देखा तो कहने लगी, अम्मा डॉक्टरनी ने तो पर्ची भरकर तुझे दवाइयों की दी थी, दवाइयां कहाँ हैं? तो फरीदा मुस्कुराकर बोली, ये सरकारी अस्पताल तो सिर्फ नाम के ही हैं पुत्र, वो सारी दवाइयां इतनी महंगी हैं कि मेरी जेब में इतने पैसे ही नहीं हैं। वैसे भी अभी चलकर वापस जाऊंगी तो सेहत कुछ बहाल हो जाएगी। इतना कहकर फरीदा दर्द के मारे बच्ची को लिए घर चली आई। ये 500 रुपए भी इसे फितराने के तौर पर पिछली ईद पर मिले थे, जो इसने संभाल कर रखे थे कि मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। इस कदर परेशानियां इसके दिल ने झेली थीं कि वो दिल की मरीजा बन चुकी थी। शौहर के मरने के बाद तो जैसे दुख और दर्द इसकी किस्मत में लिखे जा चुके थे। जब तक वो जिंदा था सारा खर्चा पूरा किया करता था, किसी भी किस्म की कमी अपनी बीवी और बेटी को नहीं आने दी थी। मगर एक रोज बेध्यानी में सड़क क्रॉस करते हुए फरीदा के शौहर का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। इसकी एक माह बाद सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और अब अपना खर्च चलाने के लिए मजबूरन फरीदा को घर से बाहर निकलना पड़ा। इसने पड़ोसी के दरवाजे खटखटाए, लोगों से मदद मांगी, मगर कोई कितनी मदद करता। 1-2 रोज तक तो लोगों ने इसे आटा और सालन दे दिया, मगर जब देखा कि फरीदा रोज हमारे दरवाजे पर आकर रोटी और सालन मांगती है तो उन्होंने इसका घर के अंदर दाखिला ही बंद कर दिया और कहने लगे कि हम अपने खर्चे पूरे करें या तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के पेट भरने का इंतजाम करो। बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढ लो और दोबारा हमारे दरवाजे पर मत आओ, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। बेचारी फरीदा ने जब लोगों के मुंह से सुना तो एक ठंडी सांस खारिज करके वापस घर आ गई। घर में वो और इसकी 17 साला बेटी किंजा ही रहते थे। किंजा भी पैदाइशी माजूर पैदा हुई थी। जब तक छोटी रही वो इसे गोद में उठाए फिरती रहती। डॉक्टर ने कहा था कि छोटी उम्र में ही अगर इसका इलाज करवा दिया जाए तो इसकी ये माजूरी खत्म हो सकती है, मगर फरीदा और इसके शौहर के पास इतने पैसे ही ना थे।
जो वो अपनी बच्ची का इलाज करवाकर इसकी टांगों को ठीक करवा सकते। अब तो वो 17 साल की हो चुकी थी। बाप ने तो कमेटी डालकर पैसे जमा करके किंजा के लिए एक व्हील चेयर खरीद ली थी, जिस पर बैठकर वो थोड़ा बहुत माँ के काम में हाथ बिटा दिया करती थी। बाकी चलना तो इसके लिए दो भर था। फरीदा ने जब देखा कि लोग इसकी मदद नहीं कर रहे, तो मजबूरन इसने बड़े घरों में जाकर नौकरी मांगना शुरू कर दी। मगर कोई भी इसे नौकरी नहीं देता था। सभी को फरीदा जैसी बड़ी उम्र की औरत काम के लिए चाहिए ही नहीं थी। आखिर एक घर में जाकर फरीदा ने कुछ मिन्नतें तरले किए और रोकर बताया कि मेरे साथ मेरी मासूर बच्ची है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे नौकरी दे दें ताकि मैं अपनी बच्ची के 2 वक्त खाने का इंतजाम ही कर सकूं। तो इस पर तरस खाकर मालकिन ने इसे काम के लिए रख लिया। फरीदा झाड़ू लगा रही थी कि इसका सांस फूलने लगा। वो हाँफने लगी, बार बार दरवाजे की तरफ देखती, फिर पसीना साफ करके झाड़ू लगाने लगती। इसे तो यही समझ नहीं लग रही थी कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर खत्म। मालकिन ये सारा माजरा देख रही थी। तभी फरीदा काम वहीं छोड़कर वापस मालकिन के पास आई और आकर कहने लगी कि बीबी जी, मुझे आधे घंटे की छुट्टी दे सकती हैं, मैं जरा घर का चक्कर लगाऊं। मालकिन ने जब ये सुना तो माथे पर तेवरी चढ़ाकर कहने लगी, क्यों? घर जाकर तू क्या करेगी? रोज घर ही तो होती है, यहाँ तुझे काम के लिए रखा गया है। तो फरीदा फौरन माजरत ख्वाना अंदाज में कहने लगी कि बीबी जी, मेरी जवान जहान बच्ची घर में अकेली रहती है, वो चल फिर भी नहीं सकती, व्हील चेयर पर बैठी रहती है, इसका खाना पीना मैं ही इसको देती हूँ, इसलिए जरा घर का चक्कर लगाऊं। मेरी बच्ची घर में ठीक तो है, इसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मालकिन ने जब ये सुना तो फौरन इससे कहने लगी, ये क्या बात हुई? क्या तुम हर 1 घंटे बाद यही कहोगी कि मुझे घर का चक्कर लगाना है? ऐसे तो तुम्हारा काम नहीं चल सकेगा। अगर तुमने यहाँ पर काम करना है तो सुबह से शाम तक यहीं रहकर काम करना होगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से। फरीदा ने जब मालकिन की ये बात सुनी तो मजबूरन वहीं रुकना पड़ा। सारा दिन काम किया, मालकिन और इनके बच्चों के लिए खाना भी बनाया। जब रात हुई तो बचा हुआ खाना मालकिन देकर बोली कि ये ले जाओ, सुबह जल्दी आ जाना। फरीदा खुश थी, दौड़ी दौड़ी घर आई तो किंजा को आवाजें देने लगी। किंजा का जवाब ना पाकर फिक्रमंदी से इसे ढूंढने लगी। जब किचन में आई तो किंजा फर्श पर औंधे मुंह बेहोश पड़ी थी। किचन में पानी पीने की खातिर आई थी। जब गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो ऊंची शेल्फ पर रखा था। बामुश्किल उठने की तगोदित में वो व्हील चेयर से गिरी थी। शेल्फ का कोना इसके माथे पर लग चुका था। वो बेहोश थी। जब फरीदा इसे बामुश्किल उठाकर बिस्तर तक लाई, पानी के छींटे मारे, तो किंजा को होश आई थी। फरीदा को अपनी बच्ची की फिक्र सताई जा रही थी। वो ये चाहती थी कि जल्द अज जल्द अपनी बच्ची को इसके घर का कर दे ताकि वो बेफिक्र होकर अपनी मौत मर सके। वो तो इतनी तकलीफ और परेशानियां झेल ही इसी ले रही थी कि इस पर एक बच्ची की भी जिम्मेदारी है। अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी बच्ची कहाँ जाएगी? वो तो इस भरी दुनिया में रुल कर रह जाएगी। इसकी बेटी तो बेहद खूबसूरत थी, मगर वो माजूर थी। वो तो खुद से चलकर कोई काम भी नहीं कर सकती थी। बाकी फरीदा ने इसे कुरान मजीद हिफ्ज करवा रखा था। वो बोल चाल में भी बड़ी अच्छी थी और खूबसूरत थी। जो भी एक दफा किंजा को देखता इसे देखता ही रह जाता। मगर जब इसे पता चलता कि किंजा माजूर है तो बस एक ठंडी सांस खारिज करके रह जाता। एक रोज फरीदा ने रिश्ते वाली को अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने को कहा। रिश्ते वाली तंजिया मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि आजकल बड़ी बड़ी खूबसूरत और अमीर लड़कियों को रिश्ते नहीं मिल रहे। इन्हें कोई ब्याह कर अपने घर की इज्जत नहीं बनाना चाहता, और तुम अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए मुझे कह रही हो, जो माजूर होने के साथ साथ गरीब और अनपढ़ है। फरीदा ने जब ये सुना तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगी कि रशीदा बहन, तुम तो अब मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम भी तो बेटियों वाली हो, मेरी मुश्किल को समझो। अभी भी दुनिया में कोई नेक बंदे होंगे जो मेरी किंजा को ब्याह कर अपने घर ले जाएंगे। रिश्ते वाली खाला ने फौरन कह दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता जरूर ढूंढूंगी। ये तो कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान ही होगा जो तुम्हारी बेटी को बगैर जहेज के अपने साथ ले जाएगा। ऐसे तंज करती हुई रिश्ते वाली खाला इस घर से चली गई, जबकि फरीदा झोली फैलाए यही दुआ करती रह गई कि कोई अच्छा सा लड़का मेरी बेटी को अपने घर रुखसत करके ले जाए। कुछ रोज ही गुजरे थे कि रिश्ते वाली खाला एक रिश्ता लेकर आई। इन्हें किंजा की माजूरी के बारे में पता था, मगर इसके बावजूद वो इसे ब्याने को तैयार थे। उस रोज तो फरीदा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। इसने एक अच्छा सा जोड़ा पहना और किंजा को तैयार कर दिया और व्हील चेयर पर बैठा दिया। जब रिश्ते वाले आए तो फरीदा इनके कदमों के नीचे अपनी पलकी बिछा रही थी। वो एक औरत और एक मर्द था
जो कि किंजा के होने वाले सास और ससुर थे। उन्होंने जब किंजा को देखा तो इसकी तारीफें करने लगे। बोले कि बड़ी ही खूबसूरत बच्ची है, हम तो इसे अपनी बहू बनाना चाहेंगे। आपकी बेटी हमारे घर जाकर राज करेगी, राज। फरीदा ने यह सुना तो खुश हो गई। तभी कह उठी कि मैं अपनी बेटी को जहेज के नाम पर सिर्फ दुआएं ही दे सकती हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो वो लोग कहने लगे कि फिक्र ही मत करें, हम आपकी बच्ची को बहुत खुश रखेंगे। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बस आप हमें अपनी किंजा दे दें। रिश्ता पक्का हुआ तो फरीदा ने देर ही ना लगाई, अगले ही हफ्ते सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को दूसरे शहर रुखसत करके भेज दिया। किंजा भी बड़ी खुश थी। इसका शौहर इससे 7-8 साल ही बड़ा था। वो भी बड़ी चाहों से किंजा को ले गया और फरीदा पीछे अकेली रह गई। यही दुआ करती कि इसकी बच्ची हमेशा खुश रहे। कई बार तो इसका दामाद इससे आकर कहता कि आंटी, आप भी हमारे साथ शहर चलें और वहीं हमारे साथ ही रहें। मगर फरीदा मना कर देती कि हमारे यहाँ बेटी के ससुराल में रहने का रिवाज नहीं है, मैं यहीं रहकर काम करूंगी और अपना पेट पाल लूंगी। वहीं फरीदा का दिमाग कहने लगा कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हर महीने में आपको इतने पैसे भेज दिया करूंगा जो आपकी जरूरियात को पूरा करता रहेगा। फरीदा तो खुश थी और दामाद को ढेरों दुआएं देने लगी और यही दुआ करने लगी कि खुदा तुम्हें ढेरों खुशियां नसीब करे और तुम जैसा दामाद हर सास को दे। इस बात से अनजान कि इसकी बच्ची के साथ क्या क्या क्यामत टूटने वाली है। किंजा की शादी के बाद वो एक बार भी मैके में वापस नहीं आई थी। 3-4 बार सिर्फ किंजा का शौहर ही अपनी सास का हाल अहवाल पूछने के लिए आया था। फरीदा हर बार कहती कि बेटा साथ किंजा को भी लेके आते, वो भी मुझसे मिल जाती। मुद्दतों हुई इसका चेहरा देखे हुए, मेरी बेटी खुश तो है ना। हर बार किंजा का शौहर यही कहता कि वो तो वहां पर राज कर रही है, राज। इसके आगे पीछे 10-10 नौकर खड़े रहते हैं, वो जिस चीज का भी हुक्म दे वो इसका हुक्म बजा लाते हैं, इसकी हर बात मानते हैं। आपकी बेटी तो वहां बड़ी खुश है। अभी भी जब मैं आपसे मिलने के लिए आने लगा तो एसी वाले कमरे में सो रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ से मिलने जा रहा हूँ, तो कहने लगी कि माँ को मेरा सलाम देना, आज बहुत गर्मी है, अगर मौसम अच्छा होता जरूर अम्मा से मिलने जाती। आपकी बेटी से तो अब गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती, इसलिए मैं ही आपसे मिलने चला आता हूँ। फरीदा जब ये सुनती तो खुशी के मारे हंसने लगती। मेरी बच्ची को अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, तुम बस इसका यूं ही ख्याल रखते रहना, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। इसका दामाद मीठी बातें करने के बाद वापस घर चला जाता। फरीदा भी खुश थी, दिल बहलाने के लिए इसने मालकिन के यहाँ नौकरी कर रखी थी और खुश होकर मालकिन को बताती कि मेरी बेटी तो बड़े अमीर घर की बहू बन गई है, इसके आगे तो 10-10 नौकर घूमते हैं। मैं तो निहाल हो गई, अब तो मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं है। किंजा तो अपने ससुराल में जाकर ऐश कर रही है। 2 साल यूं ही गुजर गए, मगर किंजा सिर्फ 2 से 3 बार ही माँ से फोन पर बात कर पाई थी। जब वो इस घर से रुखसत हुई थी तभी आखिरी बार फरीदा ने इसका चेहरा देखा था। हर माँ पैसे आ जाया करते, मगर अब तो ना ही किंजा का शौहर आता था और ना ही किंजा ने कभी पलट कर देखा था। अक्सर फरीदा जब बेचैन हो जाती तो रोने लगती और रो रो कर कहती कि मेरी बेटी तू मुझे भूल ही गई है। काश वो अपनी माँ को याद रख सकती, मेरा तो इसके सिवा था ही क्या। शौहर तो पहले ही मर गया और बेटी भी ससुराल जाकर भूल गई। एक रोज इसने सोचा कि क्यों ना खुद ही जाकर अपनी बेटी का हाल अहवाल पूछ लूं। इसने अभी ये सोचा ही था कि तभी एक मोहल्ले की औरत हाँफते हुए इसके घर में दाखिल हुई। वो बुरी तरह बुखलाई हुई थी। फरीदा कहने लगी कि क्या हुआ, खैरियत तो है, तुम इस कदर हाँफ क्यों रही हो। वो बुखलाए हुए अंदाज में कहने लगी कि तुमने अपनी बेटी को किन हैवानों के यहाँ ब्याह दिया है, तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी का क्या हशर हो रहा है। जब फरीदा ने ये सुना तो मारे हैरत के पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है किंजा को और तुम कहाँ से आ रही हो। वो औरत कहने लगी कि जल्दी जाओ और अपनी बेटी को ससुराल से लेकर आओ, मैं तो इसे जिस हालत में देखकर आई हूँ मेरा तो सांस रुक रहा है। फरीदा के तो हाथ पांव फूलने लगे थे, दिल में दर्द की टीसें तेजी से उठ रही थीं। इसने फौरन घर को ताला लगाया और बेटी के ससुराल जाने के लिए निकल गई। इसे तो ये भी पता नहीं था कि बेटी का ससुराल है कहाँ। वो बेटी के पुराने ससुराल तक पहुंची तो वहां से खबर मिली कि वो लोग तो कब का ये घर छोड़कर जा चुके हैं। जब कुछ लोगों से पूछा तो नए घर का पता भी मिल गया। वो भागती हुई जब नए घर पहुंची तो क्या देखा कि लोगों की भीड़ जमा है। वो मरे मरे कदमों के साथ अंदर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी किंजा कहाँ है। उस वक्त इसका दिमाग सामने ही सर झुकाए खड़ा था। जब इसने फरीदा को देखा तो उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए थे।
वो अपने माँ बाप की तरफ देखने लगा। सामने ही चारपाई पर सफेद चादर में लिपटा हुआ एक वजूद पड़ा था। कहने लगे, किंजा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है। जैसे ही फरीदा ने इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसकी जान निकल गई, क्योंकि ये तो इसकी बेटी किंजा ही थी। बेटी का मरा हुआ चेहरा देखकर फरीदा ये बर्दाश्त न कर सकी और एक चीख मारकर बेहोश हो गई। अहले मोहल्ला वहां पर इकट्ठे थे। मुंह पर पानी के छींटे मारकर इसे होश में लाया गया। फरीदा ने जब एक बार फिर अपनी बेटी को देखा तो रोने लगी। इसके चेहरे पर जगह जगह नील थे, कई जख्म थे, जिनके दाग वक्त के साथ साथ गहरे हो चुके थे। गाल पर इतना गहरा जख्म था कि वहां पर टांके लगे हुए थे। इसका जिस्म नीलो नील था। वो बिखरे हुए अंदाज में अपने दामाद और इसकी सास का गिरेबान पकड़ पकड़ कर पूछ रही थी कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, क्या किया है तुम जालिमों ने मेरी बच्ची के साथ, ये हालत आखिर इसकी कैसे हो गई। मैंने तो सही सलामत तुम लोगों को सौंपी थी। किंजा इस घर में कभी खुश थी ही नहीं। पहले रोज ही जब इसने इस घर में कदम रखा था तो इसकी सास ने फौरन से इसकी असल औकात दिखाना शुरू कर दी थी। वो लोग तो सभी अयाश पसंद और लालची थे। उन्होंने किंजा को अगले ही रोज से सड़क पर बिठाकर भीख मांगना शुरू कर दी थी। किंजा रोती रही, मना करती रही, मगर किसी ने भी इसकी बात ना सुनी। इसका शौहर रोजाना जाता और किंजा को जाकर सड़क पर बिठाता। शाम तक इसे जितने भी पैसे मिलते वो इसे लेकर घर आ जाता। शुरू शुरू में इसे भीख बहुत कम मिला करती थी, तो इसके शौहर ने बेचारी माजूर किंजा पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो किंजा को मारता रहा, इतना बेचारी के चेहरे पर जख्म हो गए। इसके हसीन रेशमी बाल काट दिए और चेहरे पर गर्म पानी डालकर जला दिया, जिससे वो कोई दुखियारी और दर्द की मारी लगे। ऐसा करने के बाद वो एक बार फिर इसे जाकर सड़क के किनारे बिठाया। लोग इसकी हालत देखकर तरस खाते और इलाज के लिए पैसे दे देते। इन पैसों से वो लोग खूब ऐश कर रहे थे, जबकि किंजा को सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता। किंजा ने कई बार कोशिश की कि वो यहाँ से भागकर कहीं चली जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसका शौहर इस पर हर वक्त नजर रखे हुए होता। वो रो रो कर अपनी माँ को आवाजें देती रहती, मगर इसकी माँ तो इन सब से बेखबर खुश थी कि इसकी बेटी अपने घर में हंसी खुशी रह रही है। ये सारी हकीकत खुलकर जब फरीदा के सामने आई तो इसका दिल टूटने लगा। इसे लगा था जैसे वो आखिरी सांसें ले रही है और कुछ देर बाद ही इसकी सांसें थम जाएंगी। वो दोबारा सांस नहीं ले सकेगी। मगर जब अपनी बेटी की दर्दनाक मौत देखी तो इससे बर्दाश्त ना हुआ। वो इन लोगों के सितम सह सहकर आज इसकी बेटी किंजा मर चुकी थी, मगर जहर खाने पर मजबूर इसके शौहर ने ही से किया था। इसने चूहे मार दवा खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। फरीदा ने चीख चीख कर हर एक को असलियत बताई। कहने लगी कि मैं किंजा की सास, ससुर और शौहर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और फौरन पुलिस को बुलवाया गया और फरीदा ने सारी सच्चाई बताई। फौरन कार्रवाई करते हुए उन्होंने किंजा की सास, ससुर और शौहर को पकड़ लिया, जबकि किंजा का पोस्टमार्टम करने के बाद इसे दफना दिया गया। पहले शौहर और फिर इतनी आजमाइशों के बाद बेटी की शादी और आज बेटी का भी इतना दर्दनाक मौत मर जाना, सब याद कर कर के बेचारी फरीदा तो धाड़े मार मार कर रो रही थी। आखिर इसकी मासूम बच्ची का कसूर ही क्या था जो इन जालिमों ने इसके साथ ये सब कुछ किया था। जवान जहां बेटी आज कब्र में उतर चुकी थी। फरीदा बेटी की कब्र से वापस घर आई तो खाली घर इसे काटने को दौड़ा। आज तक वो सब सह रही थी कि इसकी बच्ची इसके साथ है, मगर आज तो इसका आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका था। अब तो इसके जीने का कोई मकसद ही ना रहा था। 2 दिन यूं ही गुजर गए कि तीसरे रोज पड़ोस की औरत इसके घर आई। मालकिन ने पैगाम भिजवाया था कि आखिर फरीदा काम पर क्यों नहीं आ रही, मगर जो ही वो घर में दाखिल हुई तो चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। क्या देखती है कि फरीदा ने खुद को पंखे के साथ लटका रखा है और पिछले 2 दिन से इसकी लाश यूं ही झूल रही थी। एक दफा फिर पुलिस को बुलवाया गया। अब फरीदा भी इस दुनिया से जा चुकी थी। अहले मोहल्ला ने पैसे इकट्ठे करके फरीदा की तदफीन की। इसके शौहर के पहलू में ही इसको दफना दिया, जबकि किंजा की सास, ससुर और शौहर को जमानत पर कुछ अरसे बाद रिहा कर दिया गया। वो एक बार फिर अगले शिकार पर निकल चुके थे। न जाने अब किसकी बेटी इनके चुंगल में फंसने वाली थी।